Hello and welcome friends to our YouTube channel समाज सेवा टेक। फ्रेंड्स आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आई प्रे कि आप सब खैरियत से रहें। फ्रेंड्स जैसा कि हम JKSSB जूनियर असिस्टेंट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इंग्लिश का सिलेबस जो है मैक्सिमम टॉपिक्स जो मिलते हैं, इसलिए मैं इसको कॉमनली आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर आप सिलेबस कंपेयर करेंगे JKSSB एग्ज़ाम्स डिफरेंट एग्ज़ाम्स का, तो सिलेबस इंग्लिश का सिलेबस जो है वो मैक्सिमम आपस में मैच करता है। तो हमने एज जर्नल हम तो JKSSB जूनियर असिस्टेंट का पढ़ रहे हैं, लेकिन एज ए होल हम इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी इंग्लिश के पेपर की कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम 10 टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस में से हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 11 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हम रूल्स भी देखेंगे, कौन से रूल्स हमने फॉलो करने हैं ताकि हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस को इजीली जो है टैकल कर सकें। देन टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम देखेंगे इसके, और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो एग्ज़ाम मेरा कोई एग्ज़ाम था, उसमें बिजी था, इसलिए मैं जल्दी आपके लिए ये वीडियो नहीं ला सका। और अभी हमारे पास टाइम है, 2-3 टॉपिक्स ही बचे हैं। जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आई होप कि वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 एंड गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि हम समझ सकें। हमें कुछ भी पढ़ने से पहले उसकी जो इंट्रोडक्शन वो पता होनी चाहिए, हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी हमारे लिए आगे जाके इजी हो पाएगा। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेंड्स आपने तो पहले भी पढ़ा होगा अपनी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है या हायर एजुकेशन में, या जहाँ तक भी इंग्लिश आपने पढ़ी है, मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी में भी ये आपने पढ़े होंगे। तो ये आपके लिए चलो एक तरीके से हमारे पास रिवीजन ही हो जाएगी। तो ईडियम्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? ईडियम्स हमारे पास क्लस्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास? क्लस्टर ऑफ वर्ड्स मीन्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है हमारे पास, और जो हमारे पास एक फिगरेटिव मीनिंग देता है हमारे पास, मतलब क्लियर कट मीनिंग हमारे पास नहीं देता है। वर्ड्स कुछ होते हैं और उसका मीनिंग कुछ निकल रहा होता है। ये बेसिकली हर लैंग्वेज में हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। ये ब्यूटी होती है लैंग्वेज की। अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करें, हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में बहुत से ऐसे हम मुहावरे या कहावतें या फिर हम कहें प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं जिनका मीनिंग कुछ होता है और हम इनडायरेक्टली कुछ कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि अंधे की लाठी ये हमारे पास हमारी कॉमन लैंग्वेज में एक कॉमन प्रोवर्ब है। तो जिसका मतलब हो गया हमारे पास सहारा। अंधे की लाठी मतलब अगर वहाँ से हम फिगरेटिव मीनिंग इसका देखें तो हमारे पास आ गया सहारा, लेकिन वर्ड रिलेटेड मीनिंग हम उसका देखें, अंधे की लाठी मीन्स जो अंधे के पास लाठी होती है वो हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या क्लस्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो दिखते कुछ हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ होता है। मीन्स वो फिगरेटिव मीनिंग देते हैं, डायरेक्ट मीनिंग हमारे पास नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया मोर होल्स देन स्विस चीज। क्या आ गया हमारे पास? मोर होल्स देन स्विस चीज मीन्स हमारे पास इसका मीनिंग हम देखें, अगर हमारे पास आ जाएगा समथिंग दैट हैज़ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका हमारे पास क्या मीनिंग आ जाएगा हमारे पास? समथिंग दैट हैज़ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ इनकम्प्लीट और लैक्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें हम, हमारे पास मोर होल्स, मोर का मीनिंग हमारे पास मोर होल्स का मीनिंग क्या आ गया हमारे पास? अगर हम इसका ट्रू मीनिंग दूसरे लिहाज से देखें तो हमारे पास मोर होल्स का मतलब हो गया ज़्यादा सुराख देन स्विस के चीज़ से ज़्यादा सुराख। अगर इसका हम डिक्शनरी के लिए मीनिंग देखें
वर्ड टू वर्ड देखें, लेकिन ये फिगरेटिव मीनिंग हमारे पास देता है, मीन्स डायरेक्ट मीनिंग नहीं देता है हमारे पास, ये सेंस क्रिएट कर रहा है जो हमारे पास सिचुएशन को हैंडल कर रहा है हमारे पास यूज़ होके, मतलब मीनिंग जो हम कहना बोल रहे हैं और उसका मीनिंग जो है वो कुछ और निकल रहा है, मीन्स वर्ड्स और मीनिंग में हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल वर्ड्स और मीनिंग में हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और हम इन जनरल कहें कि ये फिगरेटिव मीनिंग हमारे पास दे रहा है। देन हमारे पास अगर फ्रेज को हम डिफाइन करें, फ्रेज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास एक यूनिट की तरह बिहेव करता है, विच बिहेव एज ए यूनिट। और फ्रेजेस जो है हमारे पास इडियम से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं ये भी हम आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। ये इनफैक्ट क्या होता है, हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट मीनिंग हमारे पास देते हैं, जैसा कि इडियम्स फिगरेटिव मीनिंग हमारे पास देते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेजेस हैं हमारे पास जो ये डायरेक्ट मीनिंग देते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लाइक इडियम्स, बट दे गिव्स डायरेक्ट मीनिंग। फ्रेज गिव डायरेक्ट मीनिंग एंड इडियम डज नॉट गिव्स द डायरेक्ट मीनिंग। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पिकनिक बास्केट इन हैंड, शी सेट ऑफ, ये हमारे पास आ गया, देखो एक फ्रेज, शी सेट ऑफ फॉर हर डेट। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो ये जनरल हमारे पास मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग ही दे रहा है। टेकिंग द बास्केट शी वेंट फॉर हर डेट, टेकिंग द बास्केट शी वेंट फॉर हर डेट, मतलब उसने अपने हाथ में कोई बाल्टी बकेट वगैरह पकड़ी हुई है, बास्केट टोकरी वगैरह पकड़ी हुई है, तो वो कहाँ पर जा रही है, डेट के लिए जा रही है। देन अगर हम देखें इडियम्स और फ्रेजेस में हम और डिफरेंस देखें, इनको हम कंपेयर करें, तो इडियम्स में हमारे पास क्या होता है, मीनिंग जो है हमारे पास कॉमन यूजेज से अराइज हो जाता है। मीन्स अगर हम इसके साथ वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स, हम एडिशनल वर्ड्स किसी भी इडियम्स के साथ नहीं यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास इडियम जो हमारे पास वो क्या करेगा, मीनिंग हमारे पास देगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए पीस ऑफ केक, ये हमारे पास मीनिंग देगा, खुद इटसेल्फ मीनिंग देगा, इसका अलॉन हमारे पास मीनिंग देगा विदाउट इंक्लूडिंग अदर रिलेटेड वर्ड्स, और हम इसके साथ कोई और वर्ड यूज़ करने के बगैर या कोई सेंटेंस बनाने के बगैर हम अलॉन भी हमारे पास इडियम क्या करेगा, मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, इट्स ए पीस ऑफ केक, अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखें, इट्स वर्ड इंडिकेट्स इट्स ए पीस ऑफ केक, कि ये केक का टुकड़ा है, लेकिन एज ए इडियम इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बी ईजी, के आसान काम है, इट्स ए पीस ऑफ केक। अब हम देखें ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब ये खाना, केक टुकड़ा केक का जो है इजीली इंसान उसको कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है या ले सकता है, तो ये आसान काम है, उसी काम को इसने जो है फिगरेटिव मीनिंग दिया टू बी ईजी। देन हमारे पास आ गया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये अगर हम इसका मीनिंग एज वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या इसका मीनिंग देखेंगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बिल्ली को बाहर निकाल दो। लेकिन एज ए इडियम्स इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी राज को खोलना, टू अलो ए सेक्रेट टू बी नॉन, मतलब कोई राज की बात हो उसको सामने ले आना, इसका मीनिंग आ गया हमारे पास। देन हमारे पास आ गया थर्ड, अप इन द एयर, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो हमारे पास अप इन द एयर क्या आ जाता है, हवा में, ऊपर हवा में, लेकिन एज ए फ्रेज या इडियम ये हमारे पास रेफर करता है कि अनसेटल्ड पार्टिकल्स और मैटर, या कोई भी चीज़ हमारे पास है उसको क्या करना, अनसेटल करना, उसको हम कहेंगे अप इन द एयर। देन हमारे पास आ गया टेक्स टू टेंगो, टेक्स टू टेंगो का मतलब हमारे पास एज ए इडियम हमारे पास आ जाएगा कि दोनों पार्टीज किसी भी सिचुएशन में या किसी भी आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व करना, या रिस्पॉन्सिबल है किसी भी आर्गूमेंट या सिचुएशन के लिए दोनों पार्टीज, उसको हम कहेंगे टेक्स टू टेंगो। देन हमारे पास इसी तरीके से आ गया हमारे पास कॉल इट अ डे,
कॉल इट अ डे का मतलब हमारे पास अगर हम देखें कॉल इट अ डे, इसका हम मीनिंग देखें जनरल सेंस में, अगर हम अपने सेंस में देखें एज एन इडियम भूल जाए हम, ऐसे ही हम इसको एज ए सेंटेंस पढ़ें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉल इट अ डे, कि ये दिन, कॉल कॉल आ गया बुलाना, इट ए डे, ये इसको एक दिन कहिए। लेकिन एज एन इडियम हम इसको अगर यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डिसाइड टू स्टॉप सम डूइंग समथिंग। इसका मीनिंग आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को हम रोक दें, कोई काम करना हम रोक दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिकेट मैच चलता है, टेस्ट मैच चलता है, हमारे पास जब 90 आवर्स हो जाते हैं पर डे के, तो उस वक्त एम्पायर क्या करते हैं, उस दिन का खेल ख़त्म कर देते हैं। तो हम उस सिचुएशन को कहेंगे एम्पायर्स कॉल इट अ डे। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चल गया है कि ईडियम्स हमारे पास वो सोलली यूज़ हो सकते हैं और डिस्क्राइब भी हो सकते हैं विदाउट ए सेंटेंस के। अपना मीनिंग जो है ईडियम्स का, जो फिगरेटिव मीनिंग है, वो विदाउट ए सेंटेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें हमारे पास फ्रेजेस, तो फ्रेजेस हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन देख लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमारे पास डायरेक्ट मीनिंग जो दे देता है, अनलाइक इडियम्स। लेकिन फ्रेजेस में हमारे पास क्या होता है कि कुछ क्लास की या एक या दो या तीन या कुछ क्लास की या सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फ्रेज हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे सके। मेन डिफरेंस इडियम्स और फ्रेजेस के बीच में यही आ गया कि इडियम्स जो है वो सोलली अपना मीनिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लास को ज़रूरत पड़ती है कुछ स्पोर्ट की। किसकी स्पोर्ट की? कुछ वर्ड्स की या सेंटेंस की या अदर फ्रेज की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास एक फ्रेज के मीनिंग को कंप्लीट सेंस में प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, ये हमारे पास फ्रेज आ गया गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ये हमारे पास मतलब ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है, डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है हमारे पास। अब आपने डिफरेंस देखा होगा, हमने यहाँ पर एग्जांपल जो डिस्कस की थी और यहाँ पर जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। देन हम और एग्जांपल देखें अगर, तो हमारे पास आ जाता है ए पैक ऑफ वॉल्व्स इज़ फैटली डेंजरस, मतलब भेड़ियों का एक झुंड हमारे पास बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ए पैक ऑफ वॉल्व्स मतलब भेड़ियों का झुंड, ये भी हमारे पास डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है। देन अगर हम देखें आफ्टर एवरीथिंग आई विल हैव गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब आफ्टर एवरीथिंग हर चीज़ के बाद मुझे जाना होगा कहाँ, ड्राइंग बोर्ड की तरफ। ये भी हमारे पास डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, वापस मतलब ड्राइंग बोर्ड की तरफ मुझे जाना होगा। आई शुड हिट द सैक नाउ, ये भी हमारे पास क्लियर मीनिंग दे रहा है। हिट द सैक आ गया हमारे पास, गो टू द बेड मतलब अब मुझे सोना चाहिए। देन हमारे पास आ गया स्पीक ऑफ द डेविल। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम कॉमनली कभी भी यूज़ करते हैं, हम महफिल में कहीं बैठे होते हैं तो हम किसी का नाम ले रहे होते हैं, किसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम अचानक जब वो बंदा हमारे पास उधर आ जाता है, हम कहते हैं शैतान, दो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये हमारे पास कॉमन लोकल लैंग्वेज में भी ये हमारे पास फ्रेज यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हमारे पास स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स जिसकी हम बात कर रहे थे, डेविल यहाँ पर शैतान ही नहीं, हम किसी को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम मजाक में अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी को भी बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, तो एंड ही इज़ हेयर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, या हम किसी भी इंडिविजुअल को इंडिकेट कर सकते हैं। सो इन एग्जांपल से हमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि इडियम्स और फ्रेजेस में बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स या शॉर्टकट्स जिसकी मतलब जिसको समझ के हम जो है जिनकी मदद से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को इजीली टैकल कर सकते हैं। वो हमारे पास 2-3 टिप्स हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द इडियम्स एंड फ्रेज एंड अंडरस्टैंड द इडियम एंड फ्रेज एंड डोंट लिमिट योरसेल्फ टू मीनिंग अलोन। मतलब हमने इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स को डायरेक्टली जो है हमने एज ए वर्ड हमने उनका मीनिंग नहीं निकालना है,
हमने उसके कॉन्टेक्स्ट को, इडियम और फ्रेजेस के कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें पूछा गया है, उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके हमने उसका मीनिंग निकालना है। ये हमें आसानी से हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले हमें लैंग्वेज के, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के मोस्ट ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कॉमन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास यूज़ होते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, ट्राई टू रिलेट द इडियम्स एंड फ्रेजेस विद विजुअल एंड रियल इमेज। मतलब हमने इडियम्स और फ्रेजेस को उसके विजुअलाइजेशन, उसको उसके रियल इमेज के साथ कोरिलेट करके, मतलब कौन सी स्टोरी को वो डिस्क्राइब कर रहा है उस स्टोरी को कोरिलेट करके हमने उसके मीनिंग को समझना है। देन हम अगर देखें तो हमने क्या करना है यहाँ पे, डोंट ट्राई टू मर्ज इट एट वंस। मतलब हमने बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस को एक साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस आर देयर इन ईच लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें और जब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे, हम उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अगर हम लर्न करने की कोशिश करेंगे लर्न करने की, तो वो मिंगल हो जाएंगे और वो हमारे माइंड में इतना इजीली नहीं रहेंगे। तो हमने क्या करना है, टैक्टिक वे में, मतलब पर डे के 6-7, 5-6-7 या रिलेटिव मीनिंग वाले फ्रेजेस या क्या कहें हमको, इडियम्स को हम ले लें। एक रिलेशन को हम एक बार में कर लें, दूसरे रिलेशन में हम दूसरी बार कर लें। इसी तरीके से हमने इनको स्टेप वाइज, ग्रुप वाइज या नंबर वाइज, मतलब हमने 6-7 या 7-8 पर डे के हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करना है, याद करना है। देन हमने नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस पे जाना है। हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को जल्दी लर्न कर सकें और हम अपने एग्ज़ाम के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो सकें। तो हमारे पास कौन से रूल्स आ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा कंटिन्यूस रीडिंग। मतलब हमने टेक्स्ट को, डिफरेंट टेक्स्ट को जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसको बार बार पढ़ना है, उसमें एक्सपर्ट होना है हमने। मतलब हमने बुक्स को पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना है, मतलब जो भी हमारे पास रीडिंग टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है लैंग्वेज का, तो हमने उसको पढ़ना है। और हर टेक्स्ट में कोई ना कोई इडियम और फ्रेज यूज़ हुआ होता है, क्योंकि ये ब्यूटी है, ये पार्ट ऑफ द हमारे राइटिंग है। तो हमने रीडिंग करना है, कंटिन्यूसली रीडिंग करना है। सबसे पहला हमारे पास रूल आ गया, टू अंडरस्टैंड इडियम्स एंड फ्रेजिंग वेरी वेल। देन हमारे पास आ गया अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच इडियम एंड फ्रेज। मतलब हमने हर एक इडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग याद करना है, जो मैंने आपको बता दिया कि एक ही बार में ये इम्पॉसिबल है। हमने स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके इनको अंडरस्टैंड करना है। देन अगर हम देखें कुछ इडियम्स के मीनिंग में एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे प्रेजेंट किए, मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मतलब ये हमारे पास एक फ्रेज आ गया, मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके प्रेजेंट करना। इसका मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग है टेल समथिंग इन ब्रीफ, किसी चीज़ को हमने ब्रीफ में, मतलब कम वक्त में हमने बताना है या कम वर्डिंग में हमने बताना है। देन हम देखें रैप यूर हेड अराउंड समथिंग, ये हमारे पास एक इडियम आ गया। इसका मीनिंग आ गया हमारे पास अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल चीज़ को समझना। इसको हम क्या बोलेंगे, रैप यूर हेड अराउंड समथिंग। देन हम अगर देखें हमारे पास आ जाएगा कुछ फ्रेजेस के मीनिंग हम देखते हैं, कीप टेक्सटिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर डायरेक्ट सेंस नहीं दे रहा है, मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेल समथिंग इन ब्रीफ, रिलेटेड मीनिंग दे रहा है, फिगरेटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसमें अगर देखें हम फ्रेजेस के केस में तो हमारे पास देगा डायरेक्ट मीनिंग, कीप टेक्सटिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब वक्त बा वक्त मुझे टेक्स्ट करते रहा करो, ऑन यूर वे करते रहना, ऑन यूर वे बैक होम, जब आप मतलब घर वापस आओगे, बी इन कॉन्टैक्ट, मतलब मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना। तो टाइम टू टाइम, वक्तन फा वक्तन, ये हमारे पास डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है फ्रेज हमारे पास। देन अगर हम एक और देखें, शी गेट्स ऑफ अ वर्क एट 6, वर्क मीन इसका मतलब आ गया कि वर्क टिल 6, मतलब वो 6 बजे तक काम करता है, करती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास आ जाएगा जॉट डाउन द रेडी रिनॉकनर्स। क्या आ गया हमारे पास? जॉट डाउन द रेडी रेकॉनर्स, सॉरी रिनॉकनर्स नहीं है, रेकॉनर्स है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इडियम्स एंड वर्ड्स फॉर रिवीजन। हमने क्या करना है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं या ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास बहुत बार यूज़ होते हैं, ऐसे फ्रेजेस या ऐसे इडियम्स जो टेक्स्ट में बार बार यूज़ होते हैं, हमने उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, उनका हमें एक्सपर्ट बन जाना है ताकि हम इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकें या जिस भी एग्ज़ाम में हमारे पास पूछे जाए तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकें। सम एग्जांपल्स आर टू मेक मैटर्स वर्स, मतलब ये कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे पास इडियम्स हैं। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, बेटर लेट देन नेवर, मतलब ये हमारे पास इडियम ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, बेटर लेट देन नेवर। आप रोड साइड्स पे भी जब गाड़ी में जाते होंगे तो रोड साइड्स पे भी लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर से पहुंचना कभी नहीं से बेहतर है। देन हमारे पास आ गया सम कॉमन एग्जांपल्स आर सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस आर आई बेग टू डिफर, आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दिस अनटाइडीनेस, माई सिक्स्थ सेंस सेज दैट इट विल रेन टूडे। ये हमारे पास कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आ गया, अवॉइड क्रैमिंग। हमने क्रैमिंग नहीं करनी है, करनी है नहीं करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास इतना, मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास इतना ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको हम क्रैम करके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था 6-7 फ्रेजेस को पर डे हमने लर्न कर लेना है, या हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनको सिमिलर मीनिंग के लिहाज से और सिमिलर थीम के लिहाज से, और उनको फिर हम मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास आ गया यूजिंग विजुअल इमेजिनरी। हमने क्या करना है, विजुअल इमेजिनरी को यूज़ करना है, हमने अपने सेंसेस को अच्छे से इस्तेमाल करना है, अपने विजुअल इमेजिनेशन को अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि हम मोस्ट ऑफ द इडियम्स को लर्न कर सकें। जैसा कि हमारे पास इडियम्स की ऑलमोस्ट ऑल इडियम्स की एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री होती है और उसका फैसिनेटिंग ओरिजिन होता है। कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो किसी कॉन्टेक्स्ट से हिस्टोरिकल जो है वो मीनिंग रखता है और हिस्टोरिकल रिलेशन और ओरिजिन रखता है। हमने सिर्फ उसके पीछे छुपी कहानी कोई या ओरिजिन कोई नहीं लर्न करना है, लेकिन उसको हमने ये भी करना है, उसको रिलेट करना है सर्टन इमेजेस के साथ और सर्टन लिंक्स के साथ, हमने उसको रिलेट करके अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यह हमारे पास बेस्ट ट्रिक होगा जिसके ज़रिए हम मेमोराइज कर सकेंगे ए वाइड रेंज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस को। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इन सॉल्व एग्जांपल्स से हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मैक्सिमम हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। जो भी ग्रेजुएशन लेवल्स के हमारे पास 4th क्लास के या JKSSB के या अदर एग्ज़ाम्स होते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के। तो कुछ एक यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। हमें क्या करना है, स्टेम में हमें पूछा गया है कि वन प्रोवर्ब इडियम्स और प्रोवर्ब और इडियम, हम दोनों में से एक कह सकते हैं इसको। क्या यहाँ पे है कि वन प्रोवर्ब और idiom is mentioned below together with its meaning. Choose the correct meaning of that particular idiom from the given option. यहाँ पर हमारे पास कुछ idioms दिए गए हुए हैं और उन idioms के आगे हमारे पास नीचे options दिए गए हुए हैं। 4 options हैं हमारे पास यहाँ पे। तो हमने इसमें से चूज़ करना है कि हमारे पास इसका correct meaning कौन सा है, इस idiom का correct meaning कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला idiom हमारे पास आ गया एड फ्यूल टू दी फ्लेम्स, जिसको हम बोलते हैं जलती पर तेल डालना। यह हम अपनी लैंग्वेज में भी एक इडियम कॉमनली यूज़ करते हैं, ऐड फ्यूल टू दी फ्लेम्स। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा
टू डू और से समथिंग दैट मेक्स समवन रिएक्ट मोर स्ट्रांगली। हम कहते हैं ना, कोई झगड़ रहा होता है, कहीं पर झगड़ा चल रहा होता है, तो हम दो चार बातें ऐसी कह देते हैं जिससे झगड़ा और बढ़ जाए। तो इसी बात को हम कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। मीन्स जलती पर तेल डालना, हम इसी को कहते हैं कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, कोई भी कोई काम कर रहा है या लड़ रहा है या झगड़ रहा है, तो हम कुछ ऐसा काम कर देंगे, ऐसी बात कर देंगे जिससे उनकी मुश्किल में वो उनका झगड़ा जो है वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। देन हमारे पास आ गया इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, टू ऐड फ्लेम्स फ्यूम और फ्लेम्स मीन टू अवर एक्साग्रेट एनीथिंग दैट मेक्स ए बैड सिचुएशन मोर इमेजिनेबल, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। स्टेम सेकंड हमारे पास है वन प्रोवर्ब इडियम इज मेंशन बिलो। सेम्स हमारे पास डिमांड है इसी भी, तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास इडियम है टू स्मेल ए रैट, इसका हमने मीनिंग देखना है। टू स्मेल ए रैट हमारे पास इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू सी ए रैट, टू सस्पेक्ट फोल डीलिंग्स, देन आ गया हमारे पास टू फाइंड प्लग इन ए स्पेसिफिक एरिया एंड नन ऑफ द अबोव। तो इसका मीनिंग हमारे पास आ जाएगा टू सस्पेक्ट फोल डीलिंग। टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या आ गया, टू सस्पेक्ट फोल डीलिंग्स। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास इसका मीनिंग कुछ है, फिगरेटिव मीनिंग दे रहा है, जैसा कि इडियम फिगरेटिव मीनिंग देता है हमारे पास, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, ये समझ गए होंगे। टू स्मेल ए रैट मीन्स टू सस्पेक्ट ए नास्टी डीलिंग और सेंसिंग समथिंग रॉन्ग इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद कोई चीज़ अच्छे से किसी चीज़ को नहीं समझना, उसको गलत समझना, किसी भी सिचुएशन को गलत समझना या उसको गलत सेंस करना, ये हमारे पास क्या आ गया, टू स्मेल ए रैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया हमारे पास, इफ आई डोंट गो टू स्कूल टूडे देन द टीचर विल स्मेल ए रैट, मतलब अगर मैं आज स्कूल नहीं गया, टीचर रैट को सूंघेगा नहीं, बल्कि वो मुझे मारेगा, पीटेगा, स्कूल से बाहर निकाल देगा, क्लास से बाहर निकाल देगा, फाइन कर देगा या वापस घर भेज देगा। ये हमारे पास इसका मीनिंग हो गया कि टीचर का रिएक्शन कुछ ख़तरनाक होने वाला है। टू स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या आ गया हमारे पास, टू सस्पेक्ट ए फोल डीलिंग। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ गया स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसका मीनिंग अगर हम देखें, जनरल सेंस लगा के देखें, इसका मीनिंग निकलेगा कि गरम गरम आयरन को स्ट्राइक कर देना, किसी पे लगा देना, किसी के मुंह पे लगा देना, पीठ पे लगा देना या कहीं भी लगा देना। लेकिन इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका करेक्ट मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू बीट द हॉट आयरन, टू एक्ट प्रॉम्प्टली व्हेन द सिचुएशन इज इन फेवर, टू एक्सट्रीम टेंस सिचुएशन, टू रेज ऑब्जेक्शन। तो इसका मीनिंग हमारे पास आ जाएगा टू एक्ट प्रॉम्प्टली व्हेन द सिचुएशन इज इन फेवर, means to take advantage of any opportunity as and when it arises, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौके का फ़ायदा उठाना जब वो आपके हाथ में आ जाए। इसको हम और बेटर वे में एक एग्जांपल के ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, सैम टोल्ड मार्था, सैम ने मार्था को बताया, यू हैव गॉट सच ए ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी, तुमको एक बहुत अच्छी नौकरी का मौका मिला है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, वो उसको बोल रहा है, कौन, सैम मार्था को, इफ़ आई वर यू देन आई वुड रैदर स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। यहाँ पे इसका इस्तेमाल किएगा कि मैं उसी वक्त इस मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता। इसका आपको समझ आ गया स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब मौके का फ़ायदा उठाना, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। देन हमारे पास स्टेम 4 में आ गया हमारे पास ऑल इन ऑल। अगर हम इसको अपने सेंस लगा के विदाउट टेकिंग इट एज इडियम हम देखेंगे, ऑल इन ऑल मतलब सब का सब। अब हम इसका
मीनिंग देखेंगे एज एन इडियम और फिगरेटिव मीनिंग इसका हम देखें तो हमारे पास हम 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया ईच पर्सन, एवरी वन, कॉल एवरी वन एट द सेम टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम सेंस लगाने की कोशिश करेंगे, हमें पता नहीं होगा इसका, तो हम क्या लगा लेंगे, ऑल इन ऑल। हम कहेंगे यार एवरी वन ठीक होगा, फिर हम सोचेंगे ईच पर्सन ठीक होगा, या फिर हम ये भी सेंस लगाएंगे, कुछ लोग हम में से जिनको नहीं पता होगा ये भी सेंस लगा देंगे कि कॉल एवरी वन एट द सेम टाइम, क्योंकि ऑल इन ऑल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम वर्ड्स को देखें तो इसका दूर दूर से फ़ायदा नहीं है, हमारे पास इसके साथ वास्ता नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमें पता है इडियम्स का तो कि ये फिगरेटिव मीनिंग्स देते हैं, तो हमें पता ऑल इन ऑल का मीनिंग क्या होता है, जो हम डायरेक्टली जाएंगे करेक्ट ऑप्शन पर जो कि हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल इन ऑल का मीनिंग हमारे पास क्या आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल इन ऑल हमारे पास सिग्निफाइज करता है क्या, क्रक्स ऑफ द मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग, या हम कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी डिस्कशन। ऑल इन ऑल क्या सिग्निफाई करता है, क्रक्सिस ऑफ द मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग, मतलब उस मीटिंग के मेन बातें, मेन मुद्दे, या फिर हम कहेंगे मेन पॉइंट्स किसी भी डिस्कशन के, उसको हम कहेंगे ऑल इन ऑल। और हम कह सकते हैं ऑप्शन डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला हमारे पास वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात कर, हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्व एक्सरसाइज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हमने क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में डिस्कस किया है उसी तरीके से हमने यहाँ से, हमारे पास कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देन आ गया हमारे पास ब्लू ब्लड एट लॉगर्स हेड। ये हमारे पास कुछ स्टेम में हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए, और हमने इसका मीनिंग जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमने क्या करना है, मीनिंग ढूंढना है और उसको इंडिकेट करना है करेक्ट मीनिंग को। करेक्ट मीनिंग कौन सा है उसको हमने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ गया, इसका हमारे पास करेक्ट मीनिंग आ जाएगा एक कंप्लीट सरप्राइज। इसमें हम इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पीछे एक्सरसाइज में समझ लिया है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग कैसे प्रेजेंट होता है ऑप्शंस में, और कैसे कौन हमारे पास हमने उसको कैसे करना होगा, कैसे करना होता है। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हमारे पास कुछ है ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इनके आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स देख लेने। देन हमारे पास ब्लू ब्लड आ गया, एट लॉगर हेड्स आ गया, इनके यहाँ पे एक आंसर दिए गए, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं एग्ज़ाम के दौरान नहीं पता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऑप्शंस में से देखना है, फॉर रिलेटेड को आपने बायर कर देना है। फॉर एग्जांपल नो आइडिया आ गया, इन्फॉर्म, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन में से पता है, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ऑप्शंस में से पता है कि इसका ये मीनिंग नहीं है, नहीं हो सकता है, तो उसको आप बाहर निकाल देंगे, आपने करेक्ट ऑप्शंस में से अपनी लिस्ट में से निकाल देंगे। और आपके पास ऑप्शंस जब एक दो का आपको पता है, एक दो का नहीं पता है, तो आप वहाँ से निकाल देंगे, तो दो में से आप ट्राई कर सकेंगे, तब कि आपके पास 50% चांसेस बन जाएंगे कि इन दोनों में से एक होगा। तो वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 50% चांसेस आपके पास आ जाएंगे ठीक होने के उसके लिए। तो ये एग्जांपल्स, ये सॉल्व एक्सरसाइज आप अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना इसकी, तो इनके मीनिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ये आपका काम है। तो मेरा काम था आप तक ये इन्फॉर्मेशन, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आना। अगर फिर भी आपको मुश्किल आ रही है, इसके मीनिंग मैंने यहीं पर प्रेजेंट किए ताकि आप इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को यहीं पर अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द लेक्चर, जब आप देख रहे होंगे उसी वक्त कम अज़ कम ये मैंने जो 10-15 एग्जांपल्स आपके लिए रखी है यहाँ पे, तो इनका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, और इनका जो कैसे प्रेजेंट, मतलब कैसे ऑप्शंस पैटर्न जो है हमारे पास दिया गया होता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, वो भी आप लर्न करेंगे। देन हमारे पास कुछ यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स और फ्रेजेस हैं। हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ आपके लिए मैंने
कुछ कलेक्शन की है उनकी, वो प्रेजेंट की है यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल एक इडियम आ गया ग्रीज द पॉल, इसका मीनिंग यहाँ पे आ गया क्या, टू ब्राइब, रिश्वत देना। ग्रीज द पॉल मतलब अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं कि इसका फिगरेटिव मीनिंग तो होता है, लेकिन वर्ड्स का और मीनिंग का दूर दूर तक हमारे पास कुछ रिश्ता होता ही नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों इनका मीनिंग यहाँ पे आ जाता है? अगर हम देखें ग्रीज द पाल मतलब हथेली को तर कर देना, हथेली को तर कर देना। हम ये पॉइंट्स में बात करते हैं, पॉइंट में बात करते हैं, किसी को इनडायरेक्टली कोई बात कहने की कोशिश करते हैं, तो इस टू ब्राइब का क्या आ गया, रिश्वत देना। रिश्वत भी तो हाथों हाथ देते हैं, पैसा भी तो हाथों हाथ देते हैं, जो कोई भी रिश्वत देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उसको एज एन इडियम कहेंगे ग्रीज द पॉम। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कबीर हैड टू ग्रीज द पॉम ऑफ द ऑफिसर इन ऑर्डर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस। कि कबीर को क्या करना होगा, बेचारे ऑफिसर को रिश्वत देनी होगी ताकि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सके। इस तरीके से हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास आ जाएगा क्या, निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का हमारे पास मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग, मतलब शुरुआत में ही किसी चीज़ को तबाह कर देना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द बैड हैबिट्स ऑफ ए चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बर्ड, मतलब बच्चे की बुरी आदतों को बचपन में ही ख़त्म कर देना चाहिए। देन हमारे पास आ जाएगा इडियम टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर विच मीन्स टू नॉट टू पे अटेंशन, मतलब ध्यान ना देना। सेंटेंस में अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे हम, ऑल द स्टूडेंट्स टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द टीचर ड्यूरिंग मॉरल साइंस लेक्चर, मतलब सब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी अटेंशन बिल्कुल भी टीचर की तरफ नहीं थी लेक्चर के दौरान, मॉरल साइंस लेक्चर के दौरान, जैसा कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग में मैक्सिमम होता है। देन हमारे पास आ गया इडियम्स। इडियम कौन सा आ गया हमारे पास, निट द ब्रो, which means to frown. If we use it in the sentence, it will be employee always knits his brow at everything the employees do. Then next हमारे पास आ गया in a flutter, means excited. Flutter, in a flutter means excited, उकसाया हुआ। which अगर हम इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा Abhinav is a flattered today because it is his फर्स्ट डे एट स्कूल। अभिनव जो है वो बहुत ही एक्साइटेड था, क्यों, आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसका पहला दिन है स्कूल में। देन हमारे पास आ जाएगा फैबियन पॉलिसी, विच मीन्स पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मतलब डिसीजन बनाने की, डिसीजन को डिले करने की पॉलिसी। इसको हम सेंटेंस में यूज करें अगर, हमारे पास आ जाएगा it gets harmful for the management to follow Fabian policy in every matter, मतलब ये मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होगा कि वो हर डिसीजन को डिले करते रहें, हर मैटर को डिले करते रहें, करें तो। देन हमारे पास आ गया बी फिट एंड स्टार्ट, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, विच मीन्स इरेगुलरली। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा Ram was penalized because he used to perform his job by fits and start, मतलब अपनी जॉब में वो रेगुलर नहीं था, इसलिए वो उसको पेनलाइज्ड किया गया है। इसका क्या मीनिंग आ गया हमारे पास, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स इरेगुलरली। देन हमारे पास आ गया एट ए लूज एंड, विच मीन्स अनऑक्युपाइड, मतलब जो ऑक्युपाइड नहीं है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा Nowadays Rachel is at loose end because she has left her job, क्योंकि उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया, इसलिए वो लूज एंड में, अनऑक्युपाइड है उसकी पोजीशन। देन हमारे पास आ गया हैंग फायर, विच मीन्स रिमेन अनसॉल्व्ड, मतलब उसको जिसको हम हल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस रिमेन हैंगिंग ऑन फायर फॉर मैनी ईयर्स, कि बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कोर्ट में
ऐसे ही लटके रहते हैं, उनका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। देन हमारे पास आ गया विंडफॉल। विंडफॉल जिसको हम कहते हैं विंड, आंधी। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग, इडियम्स का मैंने आपको बताया कि फिगरेटिव मीनिंग होता है। इसका मीनिंग आ जाएगा हमारे पास सडन गेन। सडन गेन मतलब अचानक ही फ़ायदा हासिल करना। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। रेशमा गॉट ए विंडफॉल व्हेन हर अंकल डाइड। मतलब रेशमा गॉट ए विंडफॉल व्हेन हर अंकल डाइड, मतलब अचानक से सडनली उसको क्या हुआ, मतलब वो हक्की बक्की रह गई होगी या परेशान होगी। उसका पहाड़, आंधी का पहाड़ टूट गया होगा जब उसने सुना होगा कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। सो यहाँ पर विंडफॉल का मतलब आ गया सडन गेन। यहाँ पर सडन गेन किसका होगा, गेन किसका होगा इस केस में सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, डेथ पे किसका गेन होता है, सॉरो का। वो सडनली सॉरो में चली गई होगी जब उसके अंकल की डेथ होगी या डेथ हुई होगी। देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास है ए बी सी। आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बोल रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ए बी सी भी एक हमारे पास इडियम है जिसका मीनिंग है हमारे पास वेरी कॉमन नॉलेज। वेरी कॉमन नॉलेज मतलब आम सी मालूमात। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा मीरा डज नॉट नो ए बी सी ऑफ लॉ, और आई सेड आई डू नॉट नो ए बी सी ऑफ, क्या कहें हम, मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं हम, मतलब उसका हमें कुछ नहीं आता। तो इसका मीनिंग हो गया ए बी सी का वेरी कॉमन नॉलेज। देन हमारे पास आ गया ब्लो हॉट एंड कोल्ड विच मीन्स हैविंग नो स्टैंड, मतलब जिसका कोई स्टैंड ही ना हो। इस सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे, हमारे पास आएगा सुनील कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, मतलब सुनील रिलाइड नहीं कर सकता है बिकॉज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन एवरी मैटर, मतलब हर मामले में उसका कोई स्टैंड ही नहीं होता, तो वो कैसे रिलाई करेगा। तो हमारा जो मकसद है वो अंडरस्टैंड करना, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मीनिंग वो हो गया हमारे पास हैविंग नो स्टैंड। देन हमारे पास आ गया कॉक एंड बुल स्टोरी विच मीन्स अनट्रू स्टोरी, या कहें हम फॉल्स स्टोरी, या इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ऑल द एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय सीता, रीता, राम, रमन, अजर, मुजरिब या एक्स्ट्रा जो भी है सीम्स टू बी ए कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन जिन बंदों का मैंने नाम लिया उन्होंने दी वो हमारे पास एक अनट्रू स्टोरी थी, ट्रू स्टोरी नहीं थी हमारे पास, या सही एक्सप्लेनेशंस नहीं थी। नेक्स्ट हम अगर देखें हमारे पास आ जाएगा गॉल एंड वार्म वुड विच मीन्स सोर्स ऑफ इरिटेशन। सोर्स ऑफ इरिटेशन इसको हम अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा द एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन वर गॉल एंड वार्म वुड फॉर हर, मतलब बच्चों के जो काम, बच्चों की जो शरारतें हैं वो उसके लिए क्या है, गॉल एंड वार्म वुड है, मतलब एक सोर्स ऑफ इरिटेशन है। हम कहें ये बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, उस केस में हम ये कह सकते हैं दीज चिल्ड्रंस आर गॉल एंड वार्म वुड्स, ये बच्चे जो है बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत शरारतें करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो मीनिंग हमने समझना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमने वो समझ लिया है। गॉल एंड वार्म वुड का मीनिंग आ गया सोर्स ऑफ इरिटेशन। सेंटेंस में आप कैसे भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आपको मीनिंग पता है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि नीचे दिए गए इडियम का आपने ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज़ करना, अगर आपको पता है इसका तो आप डायरेक्टली जाएंगे सोर्स ऑफ इरिटेशन का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व। देन हमारे पास आ गया हरकुलियन टास्क, मतलब एक मुश्किल काम, टेडिशियस जॉब, इसका मीन आ गया टेडियस जॉब, हेक्टिक काम। इसको हम सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे टू क्लियर जुडिशरी एग्जामिनेशन इज़ ए हरकुलियन टास्क फॉर द एस्पिरेंट, मतलब जुडिशरी का एग्जामिनेशन पास करना खाला जी का घर नहीं है एस्पिरेंट्स के लिए, वो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में इसका हम अगर देखें नेक्स्ट हम जो इडियम यूज़ करते हैं हमारे पास, तो हम अपनी लैंग्वेज में यही यूज़ करते हैं खाला जी का घर नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। खाला जी का घर हम
मीनिंग क्या हो गया हमारे, खाला जी का घर नहीं है, आसान काम नहीं है। तो यही हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है हरकुलियन टास्क, मतलब ए टेडिशियस जॉब। आई होप कि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास किथ एंड किन। इट मीन्स ये सिंपली कॉमनली यूज होता है, जिसका मतलब ब्लड रिलेटिव्स, जो खूनी रिश्तेदार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किथ एंड किन्स। सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करेंगे, इन द ग्लूमी डेज वी आल सीक सपोर्ट ऑफ अवर किथ एंड किन्स, मतलब ग्लूमी डेज में हमारे पास हम सीख करते हैं, सपोर्ट सीख करते हैं किसकी, अपने ब्लड रिलेटिव्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ओपन एंड अबोव बोर्ड। ओपन एंड अबोव बोर्ड विच मीन्स साफ शफाफ, वेरी क्लियर। ओपन एंड अबोव बोर्ड का मीनिंग हमारे पास क्या आ गया, वेरी क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ शफाफ। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि हम इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास आ जाएगा ही प्रेफर्स टू रिकॉर्ड ओपन एंड अबोव बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी मैटर। क्या है हमारे पास, ही प्रेफर्स टू रिकॉर्ड ओपन एंड अबोव बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन एवरी मैटर। तो ओपन एंड अबोव का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, वेरी क्लियर। देन हमारे पास आ गया क्वीर फिश विच मीन्स स्ट्रेंज पर्सन। क्वीर फिश मीन्स क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेंज पर्सन, अजनबी शख्स। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, रमेश इज ए क्वीर फिश, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड इन कॉन्फिडेंशियल इशू। रमेश एक स्ट्रेंज, अजीब व गरीब बंदा है, अजनबी बंदा है, उस पर हम किसी भी कॉन्फिडेंशियल इशू में ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन हमारे पास आ गया इडियम्स, राइम। हमारे पास इडियम कौन सा आ गया, राइम और रीजन विच मीन्स रेशनल काज। मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारे पास। राइम और रीजन में हमारे पास आ गया, इसका मीनिंग आ गया रेशनल काज। इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे, ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब विदाउट एनी राइम एंड रीजन, मतलब किसी भी रेशनल काज की बिना उसको जॉब में से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बिटवीन स्काइला एंड कारिबडिस, स्काइला एंड कारिबडिस। इसको चैरिबडिस भी पढ़ सकते हैं आप, कैरिबडिस भी पढ़ सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए समझते हैं आप इसकी है, आप पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद है इसका मीनिंग समझना। तो हमारे पास आ गया स्काइला एंड चैरिबडिस में मीन्स चॉइसेस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब दो नाखुशगवार अल्टरनेटिव्स के बीच में जो चॉइसेस हैं आपके पास। इसको हम सेंटेंस में अगर यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा मेक वाइज डिसीजंस सो दैट यू डोंट फॉल बिटवीन स्काइला एंड कारिबडिस, ताकि आप स्काइला और कारिबडिस के बीच में या दो अनप्लीजेंट चॉइसेस के बीच में, अल्टरनेटिव्स के बीच में, या फॉर एग्जांपल पास और फेल, अच्छे या बुरे, ऊंचे या नीचे के बीच में आपने ऐसा डिसीजन लेना है कि आप उसके बीच में ना पड़ जाएं। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आपके लिए कमेंट सेक्शन वहाँ पे ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं रिलेटेड दिस टॉपिक एंड रिलेटेड ऑल अदर टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोस भी बार बार देखें, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, जितनी रिवीजन आप करेंगे आपके लिए उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट।